अनेकों कहानी जिसमें ज्ञान है, रोमांच, कहीं सुख है तो कहीं दुख है, तो कहीं उसका निवारण, कहीं कठिनाई है तो कहीं अध्यात्म, सब कुछ आपके अपने चैनल नई जीवन पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चित्त को मानस द्रव्य कहते हैं। यह पहली मंजिल के समान है। इससे मन, बुद्धि और अहंकार उत्पन्न होते हैं। यह चित्त महर्षि पतंजलि के राजयोग का शब्द है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने चित्त का प्रयोग कई स्थलों पर किया है। वेदांत में चित्त एक भिन्न मनः शक्तियां प्रवर्ग है। कभी कभी यह मन का ही रिकॉर्ड सामने आता है। सांख्य दर्शन में यह बुद्धि या महत्व तत्व के ही स्थान है। पतंजलि ऋषि के राजयोग का चित्त वेदांत के अंतःकरण के सदृश है। वेदांत की परिभाषा में अवचेतन मन को चित्त कहते हैं। आपके अवचेतन मन का अधिकांश अंतरस्थल में छिपे हुए अनुभवों और पृष्ठभूमि में डाली हुई उन स्मृतियों का बना हुआ होता है जो फिर प्राप्त हो सकती हैं। चित्त एक शांत सरोवर है। इसके ऊपर वृत्तियों की लहरें उठती हैं। नाम और रूप के कारण ही ये वृत्ति रूपी लहरें उठती हैं। नाम और रूप के बिना कोई लहर नहीं उठ सकती। स्मृति या स्मरण, धारणा और अनुसंधान चित्त के कार्य हैं। जब आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो चित्त स्मरण करता है। यह बहुत सा कार्य करता है। यह मन या बुद्धि से भी अच्छा और अधिक कार्य करता है। अवचेतन मन की प्रक्रिया का क्षेत्र। मानसिक प्रक्रियाएं चेतना के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होती। अवचेतन मानसिक प्रक्रियाओं का क्षेत्र चेतन मानसिक प्रक्रियाओं से अधिक व्यापक होता है। अपनी क्रियाओं के अधिकांश को मन स्वयं नहीं जानता है, क्योंकि व्यक्ति को एक समय में एक ही वस्तु की चेतना हो सकती है। हमारे ज्ञान का एक अंश ही एक समय में हमारी चेतना के सम्मुख आ सकता है। केवल 10% मानसिक क्रियाएं चेतना के क्षेत्र में आती हैं और 90% अवचेतन मन अथवा चित्त में होती रहती हैं। चित्त में से तैयार हुए संदेश चेतन मन के तल पर अवचेतन मन के छदाद्वार से शीघ्र आ जाते हैं। हम बस समस्या सुलझाने को बैठते हैं और असफल रहते हैं। फिर उठकर थोड़ी दूर घूम कर आते हैं और पुनः प्रयत्न करते हैं, फिर भी नहीं सुलझा पाते। अकस्मात एक विचार का उदय होता है जिसके द्वारा हमारी समस्या सुलझ जाती है। अवचेतन मन इसके सुलझाने का कार्य बराबर कर रहा था। रात्रि को गणित या रेखागणित का कोई प्रश्न निकालने में आप बारंबार असफल रहते हैं। प्रातःकाल जब आप सोकर जागते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक मिल जाता है। यह उत्तर आपके अवचेतन मन से विद्युत प्रकाश के समान प्राप्त होता है। निद्रा में भी आपका अवचेतन मन अविराम कार्य करता रहता है। यह सारे तथ्यों को व्यवस्थित करता, उनका वर्गीकरण करता, उनकी तुलना करता तथा उन्हें छांटता है और उपयुक्त तथा संतोषजनक उत्तर निकाल देता है। कभी कभी आप रात्रि के 10 बजे इस विचार से सोते हैं कि गाड़ी पकड़ने के लिए मुझे प्रातः 2 बजे अवश्य जागना है। आपका चित्त यह संदेश ग्रहण कर लेता है और ठीक 2 बजे निश्चय ही आपको जगा देता है। यह अवचेतन मन आपका सच्चा मित्र और निरंतर विश्वसनीय सहचर है। इस अवचेतन मन की सहायता से आप अपने दूषित स्वभाव को बदल सकते हैं और उन सद्गुणों की स्थापना कर सकते हैं जो प्रत्येक मानव हृदय में रहते हैं। यदि आप भय से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने मन से भय का निषेध कर दें और उसके विरोधी सद्गुण साहस की मानसिक धारणा करें। जब साहस की वृद्धि होती है तो भय स्वयं ही दूर हो जाता है। धनात्मक सदा ऋणात्मक को पराजित करता है। यह प्रकृति का अचूक नियम है। इसे राजयोगी प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। इसी प्रकार अरुचिकर कार्यों तथा कर्तव्यों के लिए भी आप रुचि उत्पन्न कर सकते हैं।
आप नए स्वभाव, नए आदर्श, नए विचार, नई रुचियां और नए आचरण चित्त में बना सकते हैं और पुरानों को बदल सकते हैं। स्मृति चित्त का कार्य है। स्मृति का प्रयोग दो अर्थों में हुआ करता है। जब हम कहते हैं कि महाशय जॉन की स्मरण शक्ति अच्छी है, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि महाशय जॉन के मन में अतीत के अनुभवों को संचित करने की अच्छी क्षमता है। कभी कभी हम कहते हैं, मुझे उस घटना का कुछ स्मरण नहीं है, इसमें कुछ वर्ष पहले जी घटना हो चुकी है, उसको अपने भौतिक स्वरूप में चेतना के स्तर के ऊपर आप नहीं ता सकते हैं। वह एक स्मृति की किया है। स्मृति से आपकी नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यह थी पुराने ज्ञान का ही अनुभव है। पहले जो घटना हो चुकी है उसको अपने मौलिक स्वरूप में चेतना के स्तर के ऊपर आप नहीं ला सकते हैं। यह एक स्मृति की क्रिया है। स्मृति से आपको नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यह तो पुराने ज्ञान का ही अनुभव है। यदि नया अनुभव हो तो स्मृति के द्वारा आप उसे पूर्ण रूप से दोबारा याद कर सकते हैं। साधारण स्मरण कार्य में एक सामयिक प्रतिनिधि सहकारी हुआ करता है। वैयक्तिक स्मृति में एक निर्दिष्ट प्रतिनिधि सहकारी होता है। जो किसी दूसरे के साथ कार्य करता है वह सहकारी प्रतिनिधि कहलाता है। गणित विद्या में एक अज्ञात संख्या के पूर्व जो संख्या या अपूर्ण अंश बीजगणित में लगाया जाता है वह भी सहकारी कोएफिशिएंट कहलाता है। स्मृति क्यों कर उदित होती है? मान लें कि अपने किसी मित्र से आपको एक सुंदर पंखी मिली है। जब आप यह कभी कभी आपको उस मित्र का स्मरण दिलाती है। थोड़े समय तक आप उस उद्बोधक या स्मृति हेतु का काम करती है। यदि आपका भाई लंबा है तो दूसरे स्थान पर इसी प्रकार के दूसरे लंबे मनुष्य को देखकर आपको अपने भाई का स्मरण हो जाता है। इस स्मृति का कारण पदार्थों का सादृश्य है। मान लीजिए आपने मद्रास में एक वामन को देखा है। जब आप किसी बहुत लंबे मनुष्य को देखते हैं तो आपको उस वामन की याद आती है जिसे आपने मद्रास में देखा था। किसी बड़े राजमहल को देखकर किसान की झोंपड़ी या गंगा के किनारे किसी सन्यासी की पर्णकुटीर याद आती है। यह स्मृति पदार्थों की विपरीतता के कारण होती है। जब किसी दिन आंधी चली हो और आप सड़क पर जाते समय किसी उखड़े हुए वृक्ष को देखते हैं तो आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वृक्ष आंधी के कारण गिरा है। यह स्मृति कार्य कारण संबंध द्वारा हुई है। नए संस्कार पुराने संस्कारों को बहा देते हैं। यदि संस्कार नवीन तथा सद्यस्क हो तो उन्हें स्मरण करना सुगम होता है। वे शीघ्र ही अंतर्मन की गहराई से सचेत मन के ऊपर पुनः आ जाते हैं। पुराने संस्कारों का नव जागरण होता है। यदि राजकीय पदाधिकारी बन जाने के 10 वर्ष पश्चात आप एक बार उस विद्यालय में जाएं, जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की थी, तो आपके विद्यार्थी जीवन के पूर्व संस्कार फिर सजीव हो जाएंगे। अब अपने भूतपूर्व अध्यापकों, मित्रों, पुस्तकों और अन्य अनेक वस्तुओं का स्मरण करेंगे। अच्छी स्मृति के लक्षण। अच्छी स्मृति के ये 4 लक्षण हैं। यदि आप किसी पुस्तक का कोई परिच्छेद एक बार पढ़े और उसको भली प्रकार दोहरा सकें, तो यह इस बात का सूचक है कि आपकी स्मृति बहुत अच्छी है। यह सुगमता कहलाती है। यदि आप उसी विषय को बिना घटाए बढ़ाए, बिना संयोजक वियोजन दोहरा सकें, तो यह अवैकल्य कहलाती है। यदि आप किसी बात को या किसी परिच्छेद को दीर्घ काल तक स्मरण रख सकते हैं, तो यह धारणा कहलाती है। यदि आप आवश्यकता पड़ने पर तत्काल किसी परिच्छेद को बिना किसी कठिनाई के दोहरा सकें, तो यह उपाहरण कहलाता है। जब आप किसी बात को स्मरण करना चाहते हैं, तो आपको मानसिक प्रयत्न करना पड़ता है।
आपको अंतःकरण के विभिन्न स्तरों की गहराई में नीचे ऊपर जाना पड़ता है और विभिन्न प्रकार की असंगत वस्तुओं के विचित्र मिश्रण में से ठीक अभीप्सित वस्तु का चयन करना होता है। जैसे रेलगाड़ी की डाक छांटने वाला बाबू पत्रों के खाने में नीचे ऊपर हाथ हिलाकर ठीक इच्छित पत्र को निकाल लेता है, इसी प्रकार यह अंतःकरण भी अपने भिन्न भिन्न कोष्ठकों में से इच्छित वस्तु को निकालकर सामान्य चेतना के स्तर पर ले आता है। अंतःकरण भिन्न भिन्न पदार्थों के ढेर में से ठीक इच्छित वस्तु को निकाल सकता है। एक बड़े शल्यकर्म चिकित्सालय में सहायक शल्य चिकित्सक एक समय में एक ही रोगी को वरिष्ठ शल्य चिकित्सक के परामर्श कक्ष में परीक्षा के लिए भेजता है। इसी प्रकार मन भी मनोद्वार से एक विचार को ही मानसिक उद्योगशाला में परीक्षा करने देता है। अवचेतन मन स्मृति कार्य के समय चेतन मन की देली पर और सब वस्तुओं को दबाकर यथा समय उचित वस्तु ही लाता है। यह नियंत्रक का कार्य करता है और केवल प्रासंगिक स्मृतियों को ही गुजरने देता है। यह कैसी आश्चर्यजनक यंत्र रचना है। इस द्विविध मन का संचालक कौन है? इसको किसने बनाया? वह कितना महान व्यक्ति होगा। जब मैं उसका ध्यान करता हूँ तो रोम खड़े हो जाते हैं। जब लिखता हूँ तो लेखनी कंपित हो जाती है। क्या और उसके साथ रहना नहीं चाहते? उसके संपर्क में रहना कितना बड़ा सम्मान, विशेषाधिकार और हर्ष की बात है। जब आप किसी बात को स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी वह शीघ्र स्मरण नहीं आती। कुछ समय पश्चात वह विस्मृत बात स्वयमेव चेतन मन में कौंध उठती है। इसका क्या कारण है? यह स्मृति लोप है। उस बात का संस्कार चित्त के भंडार में नीचे दब गया है। छतद्वार के द्वारा उसे चेतन मन के ऊपर लाने के लिए चित्त को कुछ अभ्यास करके विश्लेषण तथा छंटाई करनी पड़ती है। थोड़े से श्रम के अनंतर पुराने संस्कारों की स्मृति होने लगती है और वह विस्मृत विचार अथवा नाम, जिसे कुछ समय पूर्व आप स्मरण करना चाहते थे, चेतन मन में अकस्मात कौंध उठता है। मस्तिष्क में कुछ विचार संकुलता अवश्य रही होगी जिससे विस्मृत विषय, विचार अथवा व्यक्ति के स्मरण आने में बाधा हुई। जो ही यह विचार संकुलता हट जाती है तो विस्मृत विचार चेतन मन के ऊपरी तल पर तैरने लगता है। जब मन शांत होता है तो स्मरण शक्ति तीव्र होती है। स्मरण शक्ति। जो लोग मानसिक काम अधिक करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं करते और जिन्हें मानसिक व्यथा और चिंता अधिक सताती हैं, उनकी स्मरण शक्ति शीघ्र जाती रहती है। जब वृद्धावस्था के कारण आप में स्मृति लोप होने लगता है तो इसका पहला चिन्ह यह है कि आपको मनुष्यों के नाम स्मरण करने में कठिनाई होती है। इसका कारण खोजने कहीं दूर नहीं जाना है। सारे नाम हैं, वे नामपत्र की भांति होते हैं। नाम के साथ कोई साहचर्य नहीं होता। मन प्रायः साहचर्य रखता है क्योंकि उससे स्मृति के अंक गहरे हो जाते हैं। वृद्धावस्था में भी आप किन्हीं घटनाओं को याद रख सकते हैं क्योंकि उनमें साहचर्य संबंध होते हैं। वृद्धावस्था में भी आप स्कूल और कॉलेज में पढ़े हुए कुछ अंशों को भली प्रकार स्मरण रखते हैं, परंतु जो अंश आपने प्रभात में ही नया पढ़ा है, संध्या समय में उसको याद रखने में आपको कठिनाई मालूम होती है। इसका कारण यह है कि मन ने अपनी धारणा शक्ति खो दी है। मस्तिष्क के कोषाणुओं का अपकर्ष हो चुका है। बाल्यकाल में मन की धारणा शक्ति अच्छी होती है, परंतु समझने की शक्ति नहीं होती। 16वें, 18वें, 20वें वर्ष में समझने की शक्ति प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में स्मरण शक्ति भी अधिक होती है। 30 वर्ष की अवस्था में मन स्थिर हो जाता है। इससे कम अवस्था में मन में बड़ी चंचलता होती है। 30 वर्ष से कम अवस्था का मनुष्य स्वयं विचार कर निश्चय नहीं कर सकता। उसमें निर्णय शक्ति नहीं होती। 45 वर्ष के बाद धारणा शक्ति घटने लगती है।
स्मरण शक्ति भी कम होती जाती है। जो कुछ उसने पहले सीखा है उसे ही धारण कर सकता है, वह नए विज्ञान नहीं सीख सकता। ब्रह्मचर्य मनुष्य की धारणा शक्ति और अन्य मानसिक शक्तियों के विकास में सहायता करता है।